हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुनील कुमार साक्य दिशा केमिस्ट्री क्लास में आप सभी का ज़बरदस्त स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम जानेंगे कि रासायनिक गुण क्या होते हैं। किसके? नाइट्रिक एसिड के। नाइट्रिक एसिड किस प्रकार से तत्वों के साथ, अन्य तत्वों के साथ क्रिया करके, अन्य यौगिकों के साथ क्रिया करके कौन कौन से कंपाउंड बनाता है, केमिकल रिएक्शन किस प्रकार से होती हैं, यही आज की क्लास में जानेंगे। बच्चों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इसी में होती है कि सर रिएक्शन कैसे होती, केमिकल रिएक्शन कैसे याद करते हैं। बच्चे रटते हैं फिर भूल जाते हैं, रटते फिर भूल जाते हैं। आज हम इसकी क्लास में ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। यही हम जानेंगे, मैं आपको दिखाते हैं कि नाइट्रिक अम्ल के रासायनिक गुण किस प्रकार से हम करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे नाइट्रिक अम्ल के रासायनिक गुण, द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रिक एसिड। तो नाइट्रिक एसिड की जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं किस प्रकार की होती हैं, नाइट्रिक एसिड कौन कौन से धातुओं, अधातुओं, उपधातुओं से क्रिया कर सकता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे अधातुओं से क्रिया। एक हमने एक टेक्निक बनाई है जिस सूत्र के माध्यम से अधातुओं से क्रिया, ठीक है, अधातुओं से क्रिया। इस टेक्निक के माध्यम से रिएक्शन को रटना और सीखना आसान हो जाएगा। दूसरा है आपका धातुओं से क्रिया, ठीक। तीसरा आपका है उपधातुओं से क्रिया। चौथा आपका है अम्लराज से क्रिया, ठीक है। और पांचवा आपका यौगिकों से क्रिया। यौगिकों से भी ये क्रिया कर सकता है, धातु अधातु के साथ साथ यौगिकों से भी क्रिया कर सकता है। यौगिक माने कंपाउंड से भी क्रिया कर जाएगा। धातुएं एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग हम बताते हैं, एनसीईआरटी बुक में केवल आपकी 4 धातुओं के साथ क्रिया की गई है। तो हम 4 धातुओं के ही बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आपके में दी गई है सी से क्रिया, उसके बाद एस से, उसके बाद पी से और इसके बाद आई से। ये अधातुएं होती हैं, ठीक है। ये सभी लोग जानते हैं, कार्बन, सल्फर, फास्फोरस और आयोडीन इनके नाम हैं। ये सभी चारों अधातुएं हुआ करती हैं। अगर ये क्रिया करती हैं नाइट्रिक एसिड के साथ, तो नाइट्रिक एसिड के साथ ये सांद्र अवस्था में ही क्रिया कर पाती हैं, तनु अवस्था में बहुत कम क्रिया कर पाती हैं। इसलिए आपकी एनसीईआरटी बुक में सांद्र अवस्था के साथ इसकी क्रिया दी गई है। तो सांद्र अवस्था में क्रिया करेंगी, मतलब ये जब क्रिया करेंगी तो नाइट्रिक अम्ल को सांद्र होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? सांद्र। मात्र है कंसंट्रेट। सांद्र का मतलब क्या है? कंसंट्रेट होना चाहिए। जब ये कंसंट्रेट होगा तो ये क्रिया करेंगी। तो कैसे क्रिया करेंगी, ध्यान रखेंगे। अगर हम कार्बन की कंसंट्रेट HNO3 के साथ क्रिया कराते हैं तो आपको ध्यान रखना है, आपको क्या क्या बनेगा ये ध्यान रखनी है। अगर हम इनकी क्रिया किन से कराएं? कंसंट्रेट HNO3 से कराएं। कंसंट्रेट HNO3 का मतलब है सांद्र नाइट्रिक एसिड। अगर इससे हम कराएं चारों की क्रिया, तो आपको ध्यान रखने हैं क्या क्या कंपाउंड बनेंगे, याद रखने हैं। सबसे पहले आपका बनेगा NO2। ये याद रखना, सांद्र अवस्था में NO2 जरूर बनता है। अगर HNO3 से NO2 बनेगा आपका, इससे भी आपका NO2 बनेगा, इससे भी आपका NO2 बनेगा। रटने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। ये तरीका बहुत अच्छा तरीका है, इससे बहुत आसान पड़ेगा। मैंने बताया ये निकलेगा, और आपका जल भी निकलेगा, H2O और H2O, सभी में H2O निकलेगा, ठीक है। एक नई चीज़ क्या है? साथ में आपका इसी कार्बन से बना ऑक्सी एसिड भी बनेगा। इसी कार्बन से बना ऑक्सी एसिड। ऑक्सी एसिड कैसे बनते हैं इसको सीख लेंगे। ऑक्सी एसिड बनते हैं H और O के संयोग से। याद रखेंगे, H के संयोग से और O के संयोग से। ऑक्सी एसिड हमेशा H और O के संयोग से बनेंगे। किसकी? इस अधात की वजह से। इस अधात का नाम है C, तो इसका बीच में आपका C आ जाएगा। अब C के साथ O कितने आते हैं ये मैंने आपको ब्रह्मास्त्र आ गया, केमिस्ट्री का ब्रह्मास्त्र, उसमें समझा चुका हूँ, ठीक है। उसमें आप देख लें, नहीं तो हम आई बटन में इसका लिंक दे देंगे। और आई बटन में लिंक मैं ना दे पाऊँ तो आपको लास्ट में, वीडियो के अंत में, ये आपको हम टेक्निक बता देंगे, उस सूत्र में आप देख लेना। तो HCO के साथ में आपको पता होने चाहिए, O के साथ C का संयोजन 3 होता, वो O का संयोजन 3 होता है C के साथ में, ठीक है। अब इसके ऊपर कितना चार्ज आ जाता है? -2 चार्ज आ जाता है। वो आपका -2 आ जाता है। वो 2 हमेशा H के पैरों पे आते हैं, इस टाइप से लिखे जाते हैं। तो आपका H2CO3 बन जाता है। बात समझ में आ गई? तो आपका इसका मतलब एक ऑक्सी एसिड बनेगा H2CO3। इसके द्वारा कौन सा ऑक्सी एसिड बनेगा? इसके द्वारा ऑक्सी एसिड भी इसी से बनते, H से बनता है और O से बनता है, राइट है। इसमें
आपका सल्फ़र है तो सल्फ़र के द्वारा ऑक्सी एसिड बनेगा एस के साथ। एस के साथ ओ का संयोजन आपको याद रखना है, एस के साथ ओ का संयोजन 4 होता है। ये उसी सूत्र में मिल जाएगा ब्रह्मास्त्र में, मैंने उसमें सिखाया, आप देख लेना। तो H के साथ O 4 हो गए, SO4 हो गए। तो आप सभी जानते हैं SO4 पर कितने नेगेटिव चार्ज आ जाता है, -2 चार्ज आ जाता है। तो 2 चार्ज आ जाएगा तो आपका 2 यहाँ आ जाएगा, तो H2CO3। इसका मतलब सल्फ़र से बना अधात्विक अम्ल कौन सा होगा, अधात्विक ऑक्सी एसिड होगा H2SO4। इससे कार्बन से बना ऑक्सी एसिड कौन सा होगा, H2CO3। याद रखेंगे। ऐसी P से बना ऑक्सी एसिड कौन सा होगा, आपका P से बना ऑक्सी एसिड होगा H और O। H और O बीच में कौन आएगा, P आएगा। तो जब P आएगा तो आपको पता होना चाहिए P के साथ O का संयोजन कितना होता है, 4 होता है। जब P का O के साथ संयोजन 4 होता है तो PO4 पर कितने नेगेटिव चार्ज आ जाते हैं आपको याद करने पड़ेंगे, और नहीं याद करते तो मेरे ट्रिक से सीख लीजिए। P का परमाणु क्रमांक 15 होता है, उसका इलेक्ट्रॉन मास करेंगे 5 आएगा, -5 आएगा, -5 ये, और O के ऊपर एक O के ऊपर -2 होता है, तो 4 O के ऊपर कितना हो गया, -8, 4 दूनी 8, -8 + 5 तो -3 बचेगा। इसका मतलब इसके ऊपर आवेश -3 आएगा, तो -3 आएगा तो इसके H के नीचे हम H3 लिख देंगे, तो H3PO4 बनेगा इसका ऑक्सी एसिड। ऐसे ही I के साथ हम जोड़ना चाहते हैं तो I के साथ कौन सा ऑक्सी एसिड बनेगा, H और O के संयोग से बनेगा। तो ऑक्सी एसिड कौन सा बनेगा ये ध्यान रखेंगे, बीच में आपका I आएगा। अब आपको पता I के साथ O का संयोजन कितना होता है, आपका I के साथ O का संयोजन 3 होता है। ये बेटा 3 क्यों आ जाता है, 4 क्यों आ जाता है, उस सूत्र में आप देख लेना, बहुत अच्छा लगने वाला, बहुत मज़ा आने वाला है। यही केमिस्ट्री है, जो आप नहीं सीख पाते वही केमिस्ट्री आपको सीखने को मिल जाएगी। जो बच्चे बहुत कमज़ोर हैं बालक, उनको ये केमिस्ट्री बहुत अच्छी समझ में आने लगेगी। तो I के साथ O 3 क्यों आते हैं वो सबको कारण समझ में आ जाएगा। अब बताइए इस O के ऊपर कितना, मतलब IO3 के ऊपर कितना चार्ज आ जाएगा, निकाल लिया करो। I +7 होते हैं क्योंकि ये 7वें वर्ग का तत्व है ना। आयोडीन 17 होता है, 17वें वर्ग का तत्व है, तो 17वें वर्ग का, तो इसके अंत में +7 आएगा। और O के ऊपर अभी बताया, एक O के ऊपर -2 होता है, O के ऊपर -2 चार्ज होता है, आप लोग जानते हैं O के ऊपर 2 माइनस चार्ज होता है। तो एक O के ऊपर 2 माइनस, तो 3 O के ऊपर -6 हो जाएंगे, क्योंकि 3 O आएंगे इस प्रकार से, O 3 बार लिखोगे तो -6 हो जाएंगे। तो -6 और +7, तो हल करेंगे कितना आएगा, +1 आएगा। देखा जाए कितना आ जाए, +1। लेकिन हाँ इस समय इस I की ऑक्सीकरण संख्या +5 है, एट दिस टाइम इसकी +5 है, +7 नहीं है। 7 भी हो सकती है, ये बात सही है। आप लोग सोच रहे हैं 7 होते हैं, हाँ बिल्कुल सही है बेटा, 7 भी हो सकती है। ऑक्सीकरण संख्या जो हैलोजन वर्ग के तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या होती है वो +1 भी होती है, +3 भी होती है, +5 भी होती है, +7 भी होती है। लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा संयोजकता 5 वैलिड हुआ करती है। अब ये थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, ये क्यों होती है। आप जब 17वें वर्ग के P ब्लॉक के तत्व हम लिखाएंगे तब उनके बारे में हम आपको बता देंगे। ये स्टेबल बैलेंसी होती है, सबसे अस्थायी अवस्था +5 होती है, ये कम स्थायी होती है, ये कम स्थायी। स्थायी उसे कहते हैं जिसके कंपाउंड सबसे ज़्यादा बनाई जा सकें, लेबोरेटरी में सबसे अधिक मात्रा में जिसके कंपाउंड बनते हैं वही अवस्था स्थायी अवस्था हुआ करती है। तो ये आपकी +5 अवस्था हुई होती है। और क्यों होती है कारण आपको उसमें आगे हम आपको बता देंगे। ओके, अभी आप याद कर लीजिए +5 बैलेंसी है। ओके, इसकी आपकी 5 ही है, क्यों, इसके 15 हैं तो 15 का इलेक्ट्रॉन मास करेंगे 2, 8, 5, तो इसके 5 के 5 ही हैं, ये बात सही है। ऐसे इसके 16 हैं, सल्फ़र 16 होता है तो इसका इलेक्ट्रॉन 2, 8, 6, तो इसकी 6 की 6 ही है वैलेंसी। इस समय इसकी वैलेंसी +6 के रूप में लिखी गई है, ऑक्सीकरण संख्या +6 के रूप में। इसकी ऑक्सीकरण संख्या एट दिस टाइम +6 के रूप में, -2 के रूप में नहीं है। तो +6 तभी तो आपका 4 आया, तो +6 इसकी मान लो +6, और O के ऊपर -2 का गुणा 4 करेंगे तो 1 O का -2, तो 4 O का -8 हो गया, तो -8 टोटल जोड़ेंगे कितना आएगा, -2 आ जाएगा। तो इसीलिए इसके ऊपर -2 बचते हैं, वो 2 इसके पैरों पर चले जाते हैं। आगे समझ में, हाँ ऐसे ही इसमें होता है, सेम टू सेम। C के आउटर मोस्ट और C का परमाणु क्रमांक 6 होता है, इलेक्ट्रॉन मास करेंगे 2, 4 आएगा, 4 आ रहा है, तो अंतिम कोष वाले इलेक्ट्रॉन ही लिखे जाते हैं। तो 4 हैं। अब एक O के ऊपर -2 होते हैं, तो 3 O के ऊपर -6, तो -6 और ये +4, -6 ये +4 दोनों को ऐड करेंगे तो -2 बचेंगे। इसका मतलब इसके ऊपर -2 आया तो यहाँ आपके 2 आ जाएंगे। ऐसे करते हैं, आगे समझ में।
और फिर भी कम समझ में आया तो आपको हम बता, ये आप उसी सूत्र में देख लो तो बेटर रहेगा, यहाँ आप समझा नहीं सकते, समय इतना नहीं होता है, आप लोग समझिए। और अगर फिर भी कम समझ में आए एक बार फिर समझ लेते हैं। जैसे ये 3 क्यों आ गए, समझो P और O को हमने जोड़ना है, तो इसमें देखना P की वैलेंसी अभी बताया, P के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 हैं, तो इसके 5 लिख दिए अपनी। O के ऊपर कितना है, O का -2 होता है, -2 -2 -2 4 बार जोड़ोगे तो माइनस के 8 आएंगे, तो -8 लिख दिए। टोटल जोड़ किया कितना आएगा, प्लस के 5 में से -8 गए, -3 बचा है। इसका मतलब इन दोनों का योग, ऑक्सीकरण संख्याओं का योग -3 होता है। तो इसका मतलब H के साथ जोड़ना है तो H के होता है +1 और संयोग हमेशा ऐसे होता है। इसके 3 यहाँ जाते हैं, बताया था जब 3 जाते हैं तो यहाँ माइनस बेशक लगाए तो कि ना माइनस का चिन्ह नहीं लगाया करते हैं। ऐसे ही एक इसके पैरों पर जाता है, ये वाला एक यहाँ आता है तो यहाँ लिखा जाता है, तो बन जाता है H3PO4 H3PO4। आया समझ में? ऐसी सेम टू सेम इसको करेंगे। तो आपने देखा इस प्रकार से ऑक्सी एसिड बना करेंगे, ये बनते हैं, आपको याद होने चाहिए। कोई समस्या हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये ट्रिक लिख लो, आपको बहुत काम देने वाली है, बहुत अच्छा लगने वाला है। ये आपकी ये 2 कंपाउंड बनते हैं, ये कंपाउंड बनते हैं, और आपके ये कंपाउंड बनते हैं, और आपका ये कंपाउंड बनता है। अब ये इसमें खास बात क्या है, खास बात ये है कि ये कार्बनिक अम्ल है, इसका नाम है कार्बनिक अम्ल, इसका नाम है सल्फ्यूरिक अम्ल, इसका नाम है फास्फोरिक अम्ल, इसको आर्थोफास्फोरिक अम्ल भी बोलते हैं, इसका नाम है आयोडिक अम्ल। ओके, लेकिन ये अम्ल बहुत ही दुर्बल होता है, इसे दुर्बल अम्ल माना गया है, बहुत दुर्बल है। कारण क्यों दुर्बल ये क्यों होता है, क्योंकि इसको जैसे ही आप अपने सामने रखेंगे और बाय में इसका ढक्कन खोल देंगे, खुला छोड़ देंगे, तो ऑटोमेटिक इसके अंदर से CO2 गैस बाहर निकल जाती है, ऑटोमेटिक CO2 निकल जाएगी, और जो शेष रह जाएगा वो पानी बचेगा। तो इसके अंदर से आपको CO2 गैस रिलीज करनी है, CO2 गैस निकल जाएगी तो एक O बचेगा, तो एक O इस H से मिल जाएगा, तो आपका क्या बन जाएगा H2O। तो आप देख रहे हैं इसका मतलब CO2 गैस उड़ जाती है और H2 पानी शेष रह जाता है, इसलिए H2CO3 को अधिकांशतः आपको इस रूप में लिखना पड़ेगा, इस रूप में नहीं लिखेंगे, इस रूप में लिखेंगे, लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, लेकिन वास्तव में ये रूप हुआ करता है। इनको ये स्थायी अवस्थाएं हैं, ये स्थायी अवस्था है, इनको अब ऐसे है ऐसे ही, इनको खुला छोड़ देंगे फिर भी ये H2SO4 के रूप में ही रहेगा। लेकिन हाँ, ज़्यादा गर्मी पड़ेगी, ज़्यादा ताप बढ़ जाएगा तो ये भी SO2 में निकल जाएगा, ये भी SO2 निकल जाएगा। सुनिए मैं आपको बता रहा हूँ, अगर इसमें भी गर्मी ज़्यादा पड़ जाए बाई चांस, इसको ताप ज़्यादा बढ़ा, इसमें ताप ना बढ़ाओगे फिर भी कम ताप पर भी ये CO2 निकाल देगा, ये अस्थाई है। और इसमें ताप जब ज़्यादा बढ़ाओगे, गर्मी ज़्यादा, सूर्य की रोशनी पड़ेगी, गर्मी ज़्यादा बढ़ेगी, तो तब इसके अंदर से SO2 निकलेगी और आपका H2O बचेगा। सीख रहे हो, सीख रहे। ऐसे इसमें अब ज़्यादा ताप बढ़ा दोगे तो इसके अंदर से ये आपका P2O5 बनेगा, गैसें बनेंगी P2O5 और आपका H2O बनेगा। ऐसे ही इसमें से आपका बनेगा, ऐसे बनेगा I2O5 बनेगा और आपका H2O बनेगा। समझ में आ गया? अब आपके दिमाग में फिर तुम्हारा दिमाग घूमने लगा होगा, सर इसमें SO2 बनेगा, ठीक, इसमें SO2 बनेगा, सर इसमें P2O5 कैसे बनेगा, इसमें PO2 बनना चाहिए, सोच रहे होगे। लेकिन नहीं बेटा, बैलेंसी के अकॉर्डिंग बनता है। देखो बैलेंसी क्या है, P और O के संयोग बनाना है, तो P की बैलेंसी अभी बताई थी कितनी आती, +5, अभी बताई थी, जस्ट आपने ध्यान दिया हो ना दिया हुआ, +5। इसकी कितनी बताई थी, -2, तो इन दोनों में संयोग कैसे होगा, ऐसे ही तो होगा, तो ये 2 यहीं तो आएंगे, P2 और O5, ऐसे ही तो बनेगा P2O5। आया समझ में? नहीं आया? बिल्कुल सही बात, आएगा नहीं आएगा ऐसी। अब कहोगे सर इसमें ऐसे कैसे हो गया, इन दोनों का संयोग से SO2 कैसे बनेगा, इसको भी देख लो, S और O। इसकी बैलेंसी अभी निकाली, इसकी +6, ऑक्सीकरण संख्या देख लिया करो, +6, तो इसकी 6 कहाँ से आया, 16 होता है, 16 का 6 आएगा अंत में, हाँ ऐसे। 15 है, 15 का 5 आया तो 5 आएगा, इसके ऊपर -2 होता है। तो ये मैंने सब सिखाया, ये ज़्यादा इसकी डिटेल हम यहाँ नहीं बता सकते, आप समझो मेरी बात। तो उसमें आप देख लेना, ब्रह्मास्त्र प्लेलिस्ट में आपको मिलेगा, यूट्यूब चैनल प्लेलिस्ट पे। तो आपका 2 यहाँ आ जाएगा, तो आपका ये 2 आपके यहाँ आ जाएंगे, माइनस चिन्ह लगाते नहीं हैं, और ये 6 इसके पास आ जाएंगे, 6 यहाँ आ जाता है, आ गया। तो देखो ये 2 से मल्टीप्लाई काट दें, 2 1 2, 2 3 6, तो आपका आंसर क्या बनेगा, SO3 बनेगा, नहीं बनेगा, तो इसका मतलब SO3, क्या SO3 लिख सकते हैं, हाँ एक चीज़ है SO2 बनेगा, बाद में हम SO3 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो आप SO3 भी बना सकते हैं, दोनों बना सकते हैं, ठीक है। SO2 भी बन जाएगा, क्योंकि SO3 भी अस्थाई है, वो ऑटोमेटिक SO2 में बदल जाएगा। ओके, देखो SO3 आ रहा है, तो दोनों आंसर सही हैं छात्रों, दोनों आंसर सही हैं, परेशान ना हो, आपको समझा देंगे दोनों क्यों हैं। तो ऐसे ही इसमें I और O, I कैसे बना, O कैसे बना।
आई की इस समय वैलेंसी कितनी है, इस समय ऑक्सीकरण संख्या ही वैलेंसी मान लो, ऑक्सीकरण संख्या इसकी +5 है तो 5 लिख दिया। O की कितनी है, 2 है, तो आपका सूत्र क्या बनेगा, I2O5। आपके समझ में आ गया। तो इनके द्वारा निकलने वाली गैसें कौन सी होंगी, I2O5, इसके द्वारा P2O5 फास्फोरस पेंटाऑक्साइड। ये द्रव होता है, वैसे गैस तो नहीं होता लेकिन ये लिक्विड होता है, और ये आपकी गैस होती हैं दोनों, सल्फर डाइऑक्साइड और SO2, ये भी गैस होती है, ठीक है। ये आपका I2O5 सॉलिड है बेटा, ठोस अवस्था में होता है, लेकिन ये गर्म होता है तो उस समय भाप अवस्था में होता है, ये भी गर्म होता है तो भाप अवस्था में होता है, इसलिए गैसों के रूप में होता है, क्योंकि इसमें ताप बढ़ा रहे हैं। तो आपने देखा H2O सब में निकल रहा और ये निकल रहा SO3, H2 से याद रहेगा। चलिए, लेकिन ये अस्थायी अवस्था में होता है, इसलिए हम, ये स्थायी अवस्था में होता है इसलिए इनको हम हटा देंगे, और इसको नहीं हटाएंगे क्योंकि इसके स्थान पर यही दोनों बनाया करेंगे। ओके, चलिए धातुओं से क्रिया कैसे होती है इसको भी देख लेते हैं। धातुओं से, जैसे कॉपर से क्रिया आपकी दी गई है, जिंक के साथ क्रिया दी गई है, तो बेटा कॉपर जिंक के साथ अगर सांद्र अवस्था में क्रिया करता है, कौन सांद्र अवस्था में HNO3 क्रिया करता है सांद्र अवस्था में, तो क्या क्या बनते हैं, तो सीखो। कॉपर से आपका क्या क्या बनेगा, कॉपर से बनेगा आपका यही बनेगा NO2, अभी बनेगा NO2 ही, सांद्र अवस्था में आपका NO2 ही बनना है, आपका सांद्र अवस्था में NO2 ही बनना है। और जल इसमें निकला तो इसमें भी जल निकालना, इसमें भी जल निकालना। अब एक नई चीज़ क्या बनेगी, नई चीज़ में बनेगी, इसमें देखो बीच में C आया, साथ छात्रों ध्यान दें छात्रों, इसमें C आया बीच में, तो इसमें आपका Cu आएगा, क्या आएगा Cu, लेकिन Cu तो आएगा, लेकिन वो Cu इस रूप में नहीं बनेगा, बल्कि बनेगा धातु नाइट्रेट। इससे क्रिया होता तो आपका धातु नाइट्रेट बनेगा, क्या बनेगा, धातु नाइट्रेट ही बनेगा, हमेशा धातु नाइट्रेट बना करेगा, क्या बनेगा, इनसे धातु नाइट्रेट बनेंगे। कौन कौन से धातु नाइट्रेट, धातु का नाम है Cu, तो यहाँ Cu लिख दो। नाइट्रेट का सूत्र आपको पता होना चाहिए NO3, तो यहाँ नहीं है NO3 होता है बेटा, मैंने आपको NO3 होता है इसका नाइट्रेट का सूत्र। अब नाइट्रेट पर कितना चार्ज होता है आपका 1-, इस पर कितना चार्ज होता है +2। ये आपको सब सिखा चुके हैं, और नहीं सिखा चुके आप जान लो। अब क्या करें, इसके 2 यहाँ जाएगा तो यहाँ आ जाएगा होल ट्वाइस, इसके 2 यहाँ आ जाएंगे तो यहाँ से हटके यहाँ पहुँच गए, इसका 1 यहाँ आ जाएगा तो 1 यहाँ ले गया, तो आपका CuNO3 का होल ट्वाइस बनेगा एट दिस टाइम। तो क्या बनेगा आपका, यहाँ आपका कंपाउंड बनेगा, आपका कंपाउंड बनेगा CuNO3 का होल ट्वाइस, राइट है। धातु नाइट्रेट, इसको बोलते हैं कॉपर नाइट्रेट या क्यूप्रिक नाइट्रेट। ऐसे ही जिंक से बनेगा Zn से, तो Zn से बनेगा, तो धातु का नाम है Zn, तो आपका Zn आएगा। नाइट्रेट सूत्र आपका NO3 है, NO3, इस पर 1- है तो या 1 आएगा, इस पर 2 होते हैं, ये भी नेगेटिव, परमाणु क्रमांक से निकाल लिया करो, इसके 2 होते हैं। ये 2 कैसे होते हैं, ये परमाणु क्रमांक से निकाल लिया करो, 2 इलेक्ट्रॉन व्यास किया करो, 2,8, 18, 2, तो इसका 2 आ रहा है तो इसके 2 यहाँ आएंगे, तो आपका ये कंपाउंड बनेंगे, तो इसमें आपके ये कंपाउंड बनेंगे। ओके, समझ में आ गया। एक खास बात बताऊं, खास बात ये है कि धातुएं जो होती हैं वो सांद्र अवस्था में भी क्रिया कर जाती हैं और तनु अवस्था में भी क्रिया कर जाती हैं, सांद्र अवस्था में भी और तनु। अगर ये तनु नाइट्रिक अम्ल है तो अगर इस कॉपर से क्रिया करेगा और जिंक से क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, तो आपके बनाएंगे तनु अवस्था में बनाते हैं, याद रखेंगे। ये ट्रिक लिखते चलो, स्क्रीनशॉट ले लेना अभी थोड़ी देर बाद। तनु अवस्था में अगर क्रिया करेगा कौन, तनु HNO3 अगर क्रिया करता है तो आपके कौन कौन से बनेंगे, इसी से आपका बनेगा NO, क्या बनेगा NO बनेगा बेटा, और क्या बनेगा H2O बनेगा, केवल NO आ जाएगा इसके स्थान पर NO, और ये जैसे का तैसा, ये भी जैसे का तैसा, CuNO3 का होल ट्वाइस, नो चेंज ऐसे। और अगर ये क्रिया करता तो क्या बनेगा, ये क्रिया करता तनु अवस्था में तो ये भी NO बनाएगा, इसके स्थान पर NO आ जाएगा, इसके स्थान पर H2O, और इसके स्थान पर कोई चेंजिंग ही नहीं, NO3। अब बताओ क्या समस्या है, एकदम क्लियर हो गया। तो मैं बताऊं आपका, अगर HNO3 तनु अवस्था में तो आपका बनेगा NO और NO, ठीक है, और सांद्र अवस्था में तो आपका बनेगा NO2 और आपका NO2, सांद्र अवस्था में NO2, क्लियर हुआ। लेकिन NCERT बुक में ये तनु अवस्था, ये जो तनु अवस्था है ये बनता है 50% जब सांद्र है। अगर तनु H2SO4 50% है, कैसा है 50% सांद्र है, अर्थात सांद्र का मतलब आधा तनु है, आधा पानी है इसमें, और आधा सांद्र नाइट्रिक अम्ल है, तो आपका NO ही बनेगा। लेकिन आपकी NCERT बुक में क्या दिया गया, NCERT बुक में
ये जो Zn के साथ क्रिया दी गई है वो Zn के साथ 20% तनु पर क्रिया दी गई है। कितने? 20%। तो अगर 20% होगा तो 20% पर आपका NO नहीं बनेगा, 20% पर N2O बनता है। तो आपके 20% के साथ रिएक्शन दी गई है। तो आपको कायदा ये है, आपको NCERT बुक के अकॉर्डिंग लिखना पड़ेगा। जब NCERT बुक के अकॉर्डिंग लिखेंगे तो NO के स्थान पर आप N2O बनाएंगे। क्या बनाएंगे? N2O। उसमें प्रतिशत मात्रा नहीं दी गई है, इसलिए आपको N2O ही लिखना पड़ेगा। तो आपको याद रखेंगे, Zn के साथ अगर तनु अवस्था में क्रिया करेगा कौन? नाइट्रिक अम्ल, तो आप N2O बनाएंगे। ठीक है। और कॉपर अगर तनु अवस्था में क्रिया करेगा तो आप NO बनाएंगे। ठीक है। बना NO भी सकते हैं, मैंने बताया अगर प्रतिशत मात्रा दी जाए तो 20, अगर 50% दिया जाए तो इसमें भी 50% पर NO बनेगा, लेकिन उसमें प्रतिशत मात्रा नहीं दी गई है NCERT बुक में, इसलिए आप उसके अकॉर्डिंग चलना होगा। तो N2O बनेगा। राइट है। अच्छा, उपधातुओं से भी क्रिया कर सकता, उपधातुओं से भी यही कंपाउंड बनेंगे, कोई चेंजिंग नहीं होगा। लेकिन आपकी NCERT बुक में उपधातुओं के साथ क्रिया नहीं दी गई है, तो आपको हम यहाँ नहीं लिखाएंगे। अम्लराज से क्रिया दी गई। अम्लराज से कौन कौन से तत्व हैं जो अम्लराज से क्रिया करते हैं? उनका नाम है PT और सोना। ये दो तत्व ऐसे हैं जो अम्लराज में ही क्रिया कर पाते हैं, डायरेक्टली नाइट्रिक अम्ल से क्रिया नहीं कर पाते, क्योंकि ये उत्कृष्ट धातुएँ हैं, अपने आप में उत्कृष्ट हैं। सही है। इसलिए ये उत्कृष्ट धातुएं जो हैं होती हैं वो इस तरह से क्रिया नहीं कर पाती, अम्लराज में ही क्रिया कर पाएंगी, इसलिए इनकी क्रिया बाद में हम आपको समझाएंगे। आपकी यौगिकों के साथ भी क्रिया NCERT बुक में नहीं दी गई, इसलिए हम यौगिकों के साथ भी क्रिया नहीं कराएंगे। अगर आप पूछना हो तो कमेंट कर में पूछ सकते हो, हम बता देंगे, वैसे नहीं कराएंगे। अम्लराज से क्रिया कराएंगे। ओके, धैर्य रखिए। एक चीज़ और थी, ये तो मैंने कॉपर के साथ क्रिया करेंगे। धातुएँ तो बहुत सारी होती हैं, धातुएँ जैसे आपकी और भी हैं, टिन है आपकी, है ना, आपकी AgB है, आपकी फायरन लोहा भी है, उनसे भी क्रिया करेगा, इसी टाइप से कंपाउंड बनाएगा। ओके, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। लेकिन NCERT बुक में जैसे दिया गया वैसे हम लिखेंगे। इतनी बात तो आपको समझ में आ गई होगी। और कुछ धातुएँ ऐसी हैं, कुछ धातुएँ ऐसी हैं जो सांद्र नाइट्रिक अम्ल में क्रिया नहीं कर पाती, सांद्र नाइट्रिक अम्ल से क्रिया नहीं कर पाती है, क्रिया होती है तो अक्रिय हो जाती हैं। कौन कौन सी हैं? Al है आपकी, Cr है, ये 2-3 धातुएं ऐसी हैं, बहुत सारी और भी हैं 2-4। ये धातुएं ऐसी हैं जो सांद्र नाइट्रिक अम्ल से अगर ये क्रिया करेंगी तो सांद्र नाइट्रिक अम्ल क्रिया होगी तो थोड़ी बात, ये धातु ऑक्साइड की पतली परत इसके ऊपर धातु ऑक्साइड की चढ़ जाती है, जिसकी वजह से ये अक्रिय हो जाती हैं। अक्रिय हो जाने के बाद में क्रिया नहीं कर पाती। ठीक है। तो इसलिए उनकी क्रिया हम रिएक्शन नहीं लिखाएंगे। तो रिएक्शन हमको किस किस से करानी है? हमको इससे करानी है, कार्बन से, सल्फर से, फास्फोरस से, आयोडीन से, कॉपर से, जिंक से, है ना, और PT से और AU, जो NCERT बुक में दी गई उन्हीं से कराएंगे और किसी से नहीं। अगर आपको और अगर प्राइवेट बुक की भी पूछनी है तो आप हमें कमेंट करके लिख के भेजना, तो हम उसकी भी करा देंगे। जो आपको समझ में नहीं आती है रिएक्शन वो हमको बता देना। ठीक है। मेरी ट्रिक ये है। अब आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, लिख लीजिए फटाफट, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लो आराम से। ठीक, ओके। अब आपको पता लग गया H2CO3 के स्थान पर ये दोनों लिखा करेंगे और इसके स्थान पर यही लिखा करेंगे। ओके। अब मैं इनको एक एक करके समझाऊंगा। अधातुओं के साथ क्रिया ये कैसे बन गया, ये कैसे बन गए, हम आपको बताने वाले। ये मैंने ट्रिक बता दी, अगर बच्चे ऐसे करना चाहें तो ऐसे कर लें, और नहीं तो हम आपको नए तरीके से और सिखा रहा हूँ। दूसरी ट्रिक ये है, ये पहली ट्रिक हो गई। दूसरी ट्रिक ये है, अगर ऐसे याद नहीं होता तो दूसरी मैं खोज बता रहा हूँ। दूसरी ट्रिक ये है कि इसके द्वारा भी हम रिएक्शन अधातुओं के पहली हेडिंग डालेंगे, अधातुओं से क्रिया, है ना। तो अधातुओं से क्रिया कैसे होगी हम जानेंगे। तो चलते हैं। तो अब मैंने ये ट्रिक बता दी। अब वास्तव में कैसे लिखा जाता, अब आप कोर्स में नोटबुक में नोट कर रहे हैं, तो इसलिए हम शुरू से एक साइड से चलते हैं। कैसे करेंगे सुनिए। सबसे पहले हेडिंग आपकी है नाइट्रिक अम्ल के रासायनिक गुण, है ना। तो इसमें लिखेंगे इसके निम्न रासायनिक गुण हैं। नंबर 1 ऑक्सीकारक गुण, ऑक्सीकारक गुण, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज, ऑक्सीकारक गुण, इंग्लिश में कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज। क्या बोलते हैं? ऑक्सीडाइजिंग ऑक्सीडाइजिंग होता है ना।
प्रॉपर्टीज, ऑक्सीडाइजिंग, ऐसा ही है बेटा, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज। ठीक है, OXI में बोल रहा हूँ मैं, जल्दी में गलत लिख दिया, OXIDISINGPROPERTIES, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज। क्या होता है इसका ऑक्सीकारक गुण, तो अभी मैंने आपको बताया भी था, तो वो लिखेंगे। लिखिए, सांद्र नाइट्रिक एसिड, एसिड को अम्ल कहते हैं, सांद्र नाइट्रिक अम्ल एक प्रबल ऑक्सीकारक है, क्योंकि यह अपघटित होकर, स्वतः अपघटित होगा, क्योंकि यह अपघटित होकर नवजात ऑक्सीजन देता है। नवजात ऑक्सीजन को बड़े कोष्ठक में, बड़े कोष्ठक को गुरु कोष्ठक बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, गुरु कोष्ठक बोला जाता है, गुरु कोष्ठक में व्यक्त करते हैं। ठीक है, नवजात ऑक्सीजन देती है जो अन्य पदार्थों को आसानी से ऑक्सीकृत कर देती है, जो अन्य पदार्थों को आसानी से ऑक्सीकृत कर देती है, जो अन्य पदार्थों को आसानी से क्या कर देती है, ऑक्सीडाइज कर देती है। ठीक है, ये वाली क्रिया करती है, ये नहीं क्रिया करता, ये नहीं क्रिया करता, रिएक्ट कौन करता है, वो करता है। ठीक, आगे समझ में। अब ये रिएक्शन, ये नोट कर लो, तो HNO3, अगर HNO3 अपने आप अपघटित हो जाएगा, अपघटित, ऑटोमेटिक अपघटित हो जाएगा, किसमें, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में, जल में और नवजात ऑक्सीजन में, नवजात ऑक्सीजन, ये नवजात ऑक्सीजन में अपघटित हो जाएगा, इसका नाम है नाइट्रिक एसिड। हो गया, ओके। अब इसके ऑक्सीकारक गुण, सबसे पहले हम बात करते हैं, नई लाइन से लिखेंगे, इसके ऑक्सीकारक गुण निम्न हैं, इसके ऑक्सीकारक गुण निम्न हैं। नंबर 1, पहली हेडिंग, सबसे पहली हेडिंग अधातुओं से क्रिया है ना। अब इसमें डालो अभी बताई थी अधातुओं से क्रिया। अब अधातुएं कौन कौन सी क्रिया करती हैं, अधातुएं जैसे अभी मैंने बताया, कार्बन से क्रिया करानी है मुझे, है ना, सल्फ़र से क्रिया करानी है मुझे, फास्फोरस से क्रिया करानी है मुझे, आयोडीन से क्रिया करानी है। ठीक है बेटा, आप सभी लोग जानते हैं कार्बन आपका एक परमाणुक है, इसलिए C के रूप में लिखा जाता है। आपका सल्फ़र आपका 8 परमाणुक अणु भी है, इसलिए S 8 के रूप में भी लिख सकते हैं, S के रूप में भी लिख सकते हैं। S अगर S के रूप में लिखेंगे तो परमाणु हो जाएगा, इसका मतलब परमाणु से भी क्रिया हो जाएगी, और S 8 के रूप में लिखेंगे तो S 8 अणु हो जाएगा, तो अणु के रूप में भी क्रिया हो जाएगी। ऐसी P4 और आपका I2 लिखा जाता है से क्रिया, तो हम से इनसे क्रिया कराने वाले हैं। तो एक एक करके देखेंगे, इनसे आपको अभी मैंने ट्रिक बता दी थी, उसी ट्रिक को लेके चलेंगे। सबसे पहले हम करेंगे कार्बन से क्रिया, तो सबसे पहली हेडिंग आपकी रहेगी कार्बन कोष्ठक में C से क्रिया। अगर वो मैंने ट्रिक जो पहले बताई उसको सीखना चाहो तो उसको सीख लो, और नहीं तो एक दूसरी ट्रिक आपको बता रहे हैं, इसको भी सीख सकते हैं, कार्बन से क्रिया कैसे करेंगे। ठीक है, तो एक ट्रिक और है जिसके द्वारा हम कार्बन के साथ क्रिया इसकी कर सकते हैं। कौन सी ट्रिक है, इसको देखेंगे। देखिए, कार्बन के साथ आपको क्रिया करने वाले हैं हम कार्बन की, तो देखिए कैसे क्रिया होगी कार्बन की। सबसे पहले ये कार्बन क्रिया करेगा इस नाइट्रिक अम्ल के साथ, तो कैसे करेगा, ये नाइट्रिक अम्ल सबसे पहले अपने रूप में आएगा। अपना रूप क्या है, नाइट्रिक अम्ल के साथ ये क्रिया करेगा तो नाइट्रिक अम्ल अपने रूप में आएगा। तो नाइट्रिक अम्ल का रूप क्या है, ये वाला नाइट्रिक अम्ल का रूप। तो ये वाली रिएक्शन जैसे कि तैसी, नोट कर लो, 2HNO3 आपको जैसे कि तैसी लिखनी है, फिर आपको NO2 लिख लेना है, फिर आपको 2NO2 है, सॉरी ध्यान नहीं रहा, 2NO2 है, उसके बाद आपको O लिखना है। तो ये हो गया। अब आपके इसके मकान में मतलब इससे क्रिया करानी किसी कार्बन की, तो ये कार्बन अतिथि है,
इसका स्वागत कौन करेगा? इसका स्वागत करने के लिए कौन आएगा? इसके कौन कौन से बच्चे हैं? एक ये बच्चा है, एक ये पुत्र है और ये एक पुत्र है। तो ये नवजात पुत्र है। यही नवजात पुत्र को सबसे पहले इसको खिलाना पड़ेगा। इसको ये खिलाएगा गोदी में, तो इसको खिलाएगा। आ जाओ बेटा। नवजात शिशु होते हैं, नवजात बच्चे होते हैं, सबसे छोटे बच्चे। तो जो भी उसके घर में एंट्री करता है वो सबसे पहले नवजात को खिलाता है, अर्थात नवजात को से क्रिया करता है। तो ये नवजात ही क्रिया करेगा, ये और ये बड़े बच्चे क्रिया नहीं करेंगे। ऐसे मान के चलो तो थोड़ा अच्छा समझ में आ जाएगा। तो इसका मतलब सी जब ओ से क्रिया करेगा, रिएक्ट करेगा, तो कैसे करेगा? अभी बताया था सी और ओ के मिलने से। आपको पिछली क्लास में भी आपको बताया, अगर सी ओ आपस में मिलेगा तो बताया सी प्लस ओ आपस में मिलेगा तो सबसे पहले सी ओ बनाएगा। सी ओ अनस्टेबल फॉर्म में, उसके बाद ऑटोमेटिक ये CO2 बदल जाती है और CO2 के बाद आपका CO3 में बदल जाएगा। CO3 पे आपको जानते हैं, आपको बताते हो कि जैसे CO3 आ जाएगा उसके ऊपर डबल चार्ज आ जाएगा। CO2 पे डबल चार्ज नहीं आएगा, इस पर डबल चार्ज नहीं आएगा, इस पर डबल चार्ज नहीं आएगा, क्योंकि उदासीन लिगेंड है। उदासीन गैसें हैं। क्यों उदासीन हो जाती है इसके कारण मैं आपको बता चुका हूँ, आप देख लेना, ठीक है। ये प्लेलिस्ट में ही जाकर मिलेगा। तो माइनस के 2, इस पर माइनस क्यों आ जाता है, इस पर माइनस क्यों है, वो हम आपको सब बता चुके हैं। तो आप देख रहे हैं पहले O बना एक O, फिर एक O से एक 2 हो गया, O2 से O3 हो गया। अब O4 नहीं हो सकता, आगे नहीं हो सकता। अब क्यों नहीं हो सकता? ये सब कारण हैं, इसी कारण को देखते हुए करेंगे। तो आप ध्यान रखेंगे। तो इससे इस जो माइनस चार्ज होता है उससे माइनस चार्ज से पीछे वाली स्थिति वो स्टेबल स्थिति होती है। तो सबसे अधिक मात्रा में आपकी प्रकृति में कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही मिलेगी, ये कम मात्रा में पाई जाएगी। अगर ये मिलेगी भी, जैसे वाहनों से निकलती है, थोड़ी देर वाहनों से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है, अंगीठी से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है, जहरीली गैस होती है, दम घोंटने वाली गैस होती है। तो जैसे ही निकलेगी वाहनों से, वो थोड़ी देर के लिए वायुमंडल में रहेगी, फिर वायुमंडल में ऑटोमेटिक O को ग्रहण कर लेगी, ऑक्सीजन को, वायुमंडल की ऑक्सीजन को ग्रहण कर लेगी और वायुमंडल की ऑक्सीजन ग्रहण करके ये अपने आप CO2 में बदल जाएगी, CO2 बदल जाएगी। और जैसे ही CO2 बनी रहेगी, वायुमंडल CO2 बनी रहेगी, CO2 बनी रहेगी, और जैसे ही पानी बरसेगा, जैसे ही इसमें ऊपर से जल बरसेगा, वैसे ही जल को ये सोख लेगी और जल के साथ क्रिया करके क्या बनाएगी? H2O, इस O में मिल जाएगा और CO3 बना लेगी, और CO3 बना लेगी। वैसे देखो ये बन जाएगा। आपके समझ में आएगा ये कब बनता है? ये तब बनता है जब जल जब इसके पास जल मिल जाता है। आया समझ में? तो याद रखेंगे, तभी तो इसका नाम अम्लीय वर्षा है। तो ये अम्लीय वर्षा वाली गैस है, ये गैस अम्लीय वर्षा करती है, ठीक है। एसिड रेन बनाती है, एसिड रेन। तो आपने देखा कि C और O मिलकर क्या बनाएंगे? CO बनाएंगे, बाद में CO2 में बदल जाएगा। तो इसलिए CO2 आप बनाएंगे स्थायी फॉल। CO तो आपका अनस्टेबल है, जो वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है गैस, उसी गैस के रूप में हम इसको लिखेंगे। तो CO2 लिख दिया। आगे बात समझ में? अब बराबर कर लो, इसको बैलेंस करिए। C1 यहाँ आपके C के O के 2 एटम है, यहाँ O का 1 एटम है, तो आप 2 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 एटम बराबर हो गए, ठीक है। अच्छा, अब मैंने बताया ये गैस जल में घुल सकती है, लेकिन इसको जल से आप क्रिया कराना चाहें तो करा सकते हो, लेकिन कराने से वास्तव में ये जल से क्रिया कराने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाली। क्यों नहीं होने वाली? ये ऑलरेडी जैसे ये क्रिया होगी तो आपका H2 ये वाला कंपाउंड इसके पास जुड़ जाएगा, O2O3 हो जाएगा, तो CO3 बन जाएगा नहीं मैं H2CO3, तो H2CO3 तो बन जाएगा, लेकिन बाद में ये ऑटोमेटिक H2O में अलग हो जाएगा और CO2 में अलग हो जाएगा। तो कोई फ़ायदा वाली बात नहीं है। तो आप चाहो इसकी रिएक्शन कराना चाहो तो करा सकते हो, नहीं कराना चाहो तो ना कराएं। ओके, बात समझ में आ गई? इसकी आप कराना चाहें तो कराएं, ना कराना चाहें तो ना कराएं। और अगर आपका मन करता है कराने का तो आप रिएक्शन को कर सकते हैं। कैसे? आप रिएक्शन कर लीजिए, CO2 और प्लस आप H2O मान लीजिए और रिएक्शन कर लो, तो क्या बनेगा? H2CO3 हो गया। बस अब आपका आंसर आ गया। अब इनको अब तीनों समीकरण को जोड़ देंगे, वही समीकरण निकल के आ जाएगा। ये भी तरीका है रिएक्शन करने का। तो करिए, ये 3 जो O है, नवजात O आया, जिसकी वजह से ये रिएक्शन हुई है, इसी नवजात O को काटना होगा, मतलब हटाना होगा। तो ये 2 का घटेंगे जब आप इसमें मल्टीप्लाई 2 का कर देंगे। इसमें मल्टीप्लाई किसमें कर देंगे? 2 का। तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 यहाँ आ जाएगा, 2 यहाँ आ जाएगा, यहाँ 4 हो जाएंगे, यहाँ 4 आ जाएंगे, ठीक है। तो जैसे ही 2 यहाँ आएगा तो 2 से ये 2 कट जाएगा। ऐसे ही CO2 से ये CO2 कट जाएगा। ऐसे ही तो आप जोड़ करते हो, मैथ में पढ़ा हुआ। ये LHS का मान है, ये इधर वाला LHS का मान है और इधर वाला RHS का मान है। तो आप अगर जोड़ोगे तो ऐसे ही तो कटेंगे। वो उधर है CO2, ये इधर CO2 कट जाएगा, इधर ये 2O इधर है, वो 2O आपका उधर है, तो ये कट जाएगा। अब इनको जोड़ सकते हैं, तो आपका यहाँ आ जाएगा, इसका 2 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो आ जाएगा 4,
4HNO3। बस ये ख़त्म हो गया। अब उसके बाद ये आ जाएगा, वो तो बाद में लिखेंगे उधर वाले, पहले इधर वाले लिख दो, फिर C आएगा, C आ गया, फिर आपका H2O आएगा, H2O लिख दिया, ये H2O जैसे तैसा। अब आगे उधर वाले लिखो, तो आपका 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूनी 4 NO2 रहेगा, ऐसे ही 2 यहाँ 2 H2O रहेगा, ये हो गया है ना। अब इसका करेंगे जैसे ये जैसे तैसा H2CO3 हो गया। आया समझ में नहीं आया? हाँ ऐसे करेंगे। अब आप देख रहे हैं थोड़ी सी मिस्टेक क्या है, थोड़ी सी मिस्टेक ये H2O और ये H2O, ये इस साइड में एक H2O लिखा, ये इस साइड में 2 H2O लिखे, तो इस साइड में ज़्यादा H2O, जिस साइड में ज़्यादा H2O हो उस साइड में उसको भेज दो। तो ये इस साइड में ये प्लस का है, उस साइड में ले जाएंगे, दूसरी तरफ ले जाएंगे तो माइनस का H2O हो जाएगा। इसका मतलब ये जो तीर को निशान है ये बराबर को प्रदर्शित करता है, इक्वल को प्रदर्शित करता है। तो आपका इधर हो जाएगा तो माइनस H2 हो जाएगा, तो 2 H2 में से एक H2 घट जाएगा तो आपका एक H2 बचेगा, तो इसके स्थान पर आप एक H2 लिख देंगे। ओके, और ये जैसे का तैसा हो जाएगा, और ये H2CO3 जैसे का तैसा, और आपका ये हट गया, आपका C बचा, और ये आपका 4HNO3 हो गया। ऐसी रिएक्शन हो जाती हो गई। रिएक्शन आपकी रिएक्शन हो गई। मैंने अभी जस्ट बताया था आपको रिएक्शन हो गई, मैंने आपको जस्ट बताया। ये आपको H2CO3 को H2CO3 ग्रुप में ना लिख के आपको लिखना पड़ेगा H2O, और आपको लिखना पड़ेगा CO2। क्यों? क्योंकि ये अनस्टेबल फॉर्म है, अस्थायी रूप है इसका। ये ज़्यादा प्रकृति में ज़्यादा मात्रा में ये प्रकृति में मिलेगा ही नहीं, मिलेगा ऑटोमेटिक CO2 में बदल जाएगा। इसलिए इनके स्थान पर ये ना लिख के आपको ये लिखने पड़ेंगे। तो सही आंसर आपका ये होगा जो अब लिखने जा रहे हैं। तो आपको बोर्ड एग्ज़ाम में आपको ये लिखना है 4HNO3 प्लस C इक्वल टू 4NO2 प्लस H2O। ये जैसे का तैसा नोट कर दिया, ये नोट कर लिया मैंने, ये जैसे का तैसा नोट कर लिया, ये जैसे तैसा नोट कर लिया। फिर आपको इसके स्थान पर ये लिख देने, H2O लिख देना है, और आपको CO2 लिख देना है, ऐसे लिख देना। अब आप जानते हैं H2 आप 2H2 कर देंगे, तो इन दोनों को जोड़ देना है और आपको 2H2 कर देना है नई लाइन से। इसलिए नई लाइन से ना लिखे, ऐसे डायरेक्ट कर दो तो अच्छा रहेगा, टाइम भी ख़राब होगा। तो आप इतने पदों में भी ये रिएक्शन करते हो तब भी आपको 1 नंबर ही मिलेगा, और जो मैंने अभी सबसे पहले ट्रिक बताई थी उस ट्रिक से करते हो तब भी आपको 1 नंबर मिलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप ऐसे चाहो तो ऐसे कर सकते हो, और मैंने अभी ट्रिक बताई उससे चाहो उससे कर सकते हो। गया? आपके समझ में आ गया बात? तो ये रिएक्शन आपकी हो जाती है। अब इसकी हिंदी लिखना हो तो कैसे लिखेंगे कि जब सांद्र नाइट्रिक अम्ल को, क्या लिखोगे, जब सांद्र नाइट्रिक अम्ल को कार्बन के साथ अभिकृत करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। निकलने को कहते हैं रिलीज होना, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। होती ये भी है, तो ये तो पहले ही बता चुके हैं, ये होती हैं। तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस भी निकलती है, जल भी आपका निकलता है, और CO2 गैस भी निकलती है। तो ऐसे रिएक्शन लिख पाएंगे। तो आपको सीखने का मेथड समझ में आया, कैसे रिएक्शन को सीख पाएंगे आप नोट कर लीजिए, देख लीजिए। ओके, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। और डायरेक्ट करना चाहें इस रिएक्शन को, मैंने अभी डायरेक्ट बताया है, अब इसको मैं डायरेक्ट बता दूं। एक तीसरा मेथड और बताने जा रहा हूं, इसको देखेंगे। एकदम क्लियर हो गया? एक तीसरा मेथड और है, आपको जो अच्छा लगे, जिससे आप रिएक्शन को जल्दी कर पाएँ उस रिएक्शन से करिए, क्योंकि भाई बोर्ड एग्जाम में जल्दी करना पड़ता है, पेपर को सही समय पे सॉल्व करना भी ज़रूरी होता है। ऐसे करोगे तो टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा। तीसरा मेथड और है, इससे रिएक्शन को हम कर पाएंगे। कैसे? डायरेक्ट, कि अधातुओं की क्रिया आपको किससे करानी है? नाइट्रिक अम्ल से करानी है ना। अरे C को आप चाहो तो इस साइड में C लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम, चाहे आप C को इधर लिख दो, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब कि मैंने C को इधर लिख दिया, नो प्रॉब्लम, गलत नहीं होगा। अच्छा, अब नाइट्रिक अम्ल से क्रिया करेगा कौन? अधातु। तो कैसे करेगा? तो एक मैं ट्रिक बता दे रहा हूँ, इस ट्रिक को याद कर लीजिए, सबसे बढ़िया यही अच्छा है, ये जुगाड़ बेटर है, बहुत अच्छी टेक्निक है। देखिए क्या है कि अगर अधातुएं अगर सांद्र ऑक्सी एसिड की क्रिया करेंगी, किससे? ऑक्सी अम्ल। ये ऑक्सी अम्ल है क्योंकि H से बना है, O से बना, और बीच में अधातु है तो ऑक्सी अम्ल है। तो इसका मतलब, और ये अधातु है, अगर अधातुएं, ये आपका ऑक्सी अम्ल है, ऑक्सी अम्ल है ये बेटा, ऑक्सी एसिड है। अगर धातु है ऑक्सी अम्ल या ऑक्सो अम्ल भी बोलते हैं, इसको ऑक्सो भी कहते हैं, नो प्रॉब्लम, ऑक्सो अम्ल भी बोल सकते हैं। अधातुएं ऑक्सी अम्लों से क्रिया अगर करेंगी तो याद रखना, मैं जो तरीका बता रहा हूँ वो याद रखेंगे। तो आपको उसी अधातु का यहाँ अम्ल बनाना होगा, उसी अधातु का ऑक्सी अम्ल बनेगा,
ऑक्सी अम्ल बनेगा। अगर डायरेक्ट करना है मेरी तरीके से तो, और नहीं तो जोड़ जोड़ के करना है तो टाइम वेस्ट होगा भाई, आप देख लीजिए। और वो चाहो तो वो वाला कर लो मेथड, ये चाहो तो ये वाला। तो उसी धातु का ऑक्सी अम्ल बनेगा, प्लस साथ में आपको इसकी डाइऑक्साइड गैस बनेगी, इसकी बनेगी, इसकी डाइऑक्साइड गैस बनेगी, इस ऑक्सी एसिड की डाइऑक्साइड बनेगा, डाइऑक्साइड प्लस साथ में जल बनेगा, H2O बनेगा। उसी धातु का ऑक्सी अम्ल और डाइऑक्साइड और जल, ये ट्रिक है। तो आप देखो ट्रिक कहाँ काम करती है, देखिए ट्रिक क्या है। तो अधात हो गया, मैंने लिख दिया अधात, सांद्र ऑक्सी एसिड मैंने लिख दिया सांद्र ऑक्सी एसिड। अब क्रिया करेगा किससे, उसी अधात के ऑक्सी अम्ल से। तो उसी अधात, तो उसी अधात, उसमें अधात कौन सा, सी, तो सी ऑक्सी एसिड बनाए, तो सी इसका मतलब बीच में आएगा। और ऑक्सी एसिड बनाने का तरीका आपको बता चुके हैं, शुरुआत में H आता है, लास्ट में O आता है, बता चुके हैं। अब C के साथ O कितने आते हैं आपको ये पता लग गया। और CO3 पर कितना चार्ज हो जाता है, -2, ये -2 आ जाता चार्ज, तो ये 2 इसके पैरों पाता, तो आपका H2CO3 बन जाता है, बन गया ऑक्सी एसिड, है ना आसान। प्लस डाइऑक्साइड गैस बनेगा, डाइऑक्साइड किसकी बनेगी, इस ऑक्सी अम्ल की। तो ऑक्सी अम्ल कौन है, तो इसकी डाइऑक्साइड गैस कौन सी बनेगी, इसके अंदर से डाई माने 2, डाई माने 2, ऑक्साइड माने O, और इसी की तो N, तो आपका NO2 बनेगी। क्या बनेगी, NO2, समझ में आ गया। तो आप यहाँ आप NO2 बनाएंगे, क्या बनाएंगे, मैं लिख दे रहा हूँ, आपका NO2 बनेगा। क्या बनेगा, आपका NO2 बनेगा। आया समझ में। और प्लस आपका जल जैसे का तैसा। हो गई रिएक्शन, कैसी रही बताइए। तो ये ज़्यादा आसान है, होगी रिएक्शन। अब इसको बैलेंस करना है, और बैलेंस कर लीजिए, आपकी आंसर हो गया, समझ गए। लेकिन आपको पता, अभी बताया H2CO3 को ऐसे न लिख के आपको परीक्षा में H2O और CO2 के रूप में लिख देना है, ऐसे नहीं लिखना है। तो आप लिखेंगे तो इस रिएक्शन को ऐसे ना करके C + HNO3 एरो, ये H2O इस H2O में मिला दो, H2O मिला दोगे 2H2O हो जाएंगे, और CO2 जैसे का तैसा ऐसे बना देना, और NO2 जैसे का तैसा, और H2 आपका 2H2 हो जाएगा। ऐसे रिएक्शन को करेंगे, सही है बेटा, ऐसे रिएक्शन को कर पाएंगे तो आपको तो भी 1 नंबर ही मिल जाएगा। तो आज आप सीख जाओगे तो आप ऐसे भी कर सकते हो। अब इसको केवल बैलेंस करना है, तो बैलेंस आप कर ही लेते हो, बड़े आसानी से बैलेंस कर लेते हो, उसी के अकॉर्डिंग कर लो। तो इसमें बैलेंस करोगे, बैलेंस करने का मैं एक ट्रिक बता दे रहा हूँ, और नहीं तो सारे ट्रिक आपको बता देंगे इकट्ठा बैलेंस कैसे करते हैं। इसकी कार्बन की बैलेंसी 4 है, चतुष्फलक है, तो इसकी बैलेंसी 4, ये मैं आपको सिखा दूंगा, परेशान ना हो। ये 4 कैसे आ गया, 4 और 2 दूनी 4, यहाँ 2H2 है तो यहाँ 4 का गुणा कर दिया। देखो 4, यहाँ देखो H2 2H2 हो गए, 2H2 करेंगे 2 दूनी 4, तो 4H आए, इसलिए 4 का गुणा करना पड़ा। तो 4N भी हो गए, 4 का गुणा यहाँ भी करते हैं, 4 का गुणा यहाँ भी करते हैं, और 4 का गुणा यहाँ भी करते हैं। तो 4H हो गए, 4H हो गए, 4N 4 भी N हो गए, N 4 करेंगे तो 4N। अब O कितने हो गए, 4 तिया 12, 4 का गुणा 3 में 4 तिया 12 O। अब गिनो, काउंटिंग कीजिए, 2O ये, 4 दूनी 8 ये, और 2 ये, आप टोटल करो, 8 2 10 2 12, यस आंसर रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन को कर पाएंगे, ठीक है। आपकी समझ में आ गई रिएक्शन, कौन सा अच्छा लगा आप देख लेना, जो अच्छा लगे आप उसको कर लेना, चाहे आप जोड़ के कर लेना, चाहे आप डायरेक्ट कर लेना, ओके। ऐसी रिएक्शन को हम कर लेंगे आसान तरीके से। तो ये बहुत अच्छा तरीका है टेक्निक से, ठीक है, ऐसे कर लेंगे। ऐसी मैं एक जल्दी से और करा दे रहा हूँ, इसी रिएक्शन इसी तरीके से करा दे रहा हूँ, यही डायरेक्ट वाली। दूसरी सल्फ़र से क्रिया, दूसरा अगर मुझे बी पॉइंट कराना हो, बी सल्फ़र से क्रिया करानी हो, सल्फ़र मतलब एस से क्रिया, पहले मैं एस से क्रिया करूँगा, फिर S8 से क्रिया करेंगे, ओके। पहले एस से क्रिया करूँगा, तो ऐसे अगर क्रिया करें, डायरेक्ट करना चाहें, बाई चांस मेरी तरीके से करना चाहें तो कैसे करेंगे, सल्फ़र आप यहाँ लिखेंगे, अधातु है, फिर सांद्र ऑक्सी एसिड लिखेंगे, सांद्र ऑक्सी एसिड कौन सा है, नाइट्रिक अम्ल, तो आप लिखेंगे HNO3, नाइट्रिक ऑक्साइड करेंगे। फिर आपको क्या बनाना, उसी धातु का ऑक्सी अम्ल बनाना, तो इसी अधातु का ऑक्सी अम्ल बनाना, ये अधातु है तो अधातु का ऑक्सी अम्ल कैसे बनेगा, ये वाला S इसके अंदर फंस जाएगा, ठीक है, ऐसे मान लो ये वाला S इसके ऊपर आ जाएगा और ये निकल के बाहर हो जाएगा। जब ये निकल के बाहर हो जाएगा तो NO2 बनाएगा, सही है बेटा, N और O के साथ मिलकर NO2, मतलब जब N निकलेगा बाहर तो अपने साथ में O को जरूर ले जाएगा, ऐसे मान करो, तो NO2 बाहर निकल जाएगा और S इसके बीच में आ जाएगा, तो जब S इसके बीच में आ जाएगा तो S यहाँ आ जाएगा, और H आपका जहाँ है वहीं बना रहेगा, O आपका जहाँ है वहीं बना रहेगा, ओके।
समझ में आ गया होगा। अच्छा, अब आपको समझ में, और NO2 आपका जैसे का तैसा, ये NO2 आपका बाहर निकल जाएगा और आपका H2O देखो ये निकला, देखो डाइऑक्साइड बन गया और आपको H2O बन जाएगा, है ना। तो कितना आसान है रिएक्शन को करना, अच्छा लगा। तो ऐसे आप कर पाएंगे। अब इसको मैं थोड़ी देर के लिए हटा दे रहे हैं, आपको समझ में आ गया। अच्छा ओके, चलिए अब ये पता होना चाहिए। अब ये नहीं देखना कि यहाँ S इसके स्थान पर S आ गई तो O3 है तो यहाँ 3 लगा देंगे, नहीं, इसके अकॉर्डिंग नहीं करना, इसके अकॉर्डिंग नहीं करना। ये आपको इसकी सल्फ़र की बैलेंसी के अकॉर्डिंग करना। सल्फ़र की बैलेंसी कितनी है उसके अकॉर्डिंग। तो सल्फ़र की अंदर सल्फ़र है तो +6 बैलेंसी के अकॉर्डिंग क्रिया करता है। तो +6 तो +6 के साथ वो आपके 4 आते हैं। ये मैंने आपको सिखा दिया है, पहले ही सिखा दिया, और नहीं सीखे तो हमें कमेंट करके बोल देना। तो SO4 आ गए तो SO4 पूरा आ जाता, तो SO4 पूरे पर कितना नेगेटिव चार्ज आ जाता है, -2। और इस पर आप जानते हो 1 होता है, और रिएक्शन हमेशा ऐसे होती क्रॉस। तो ये वाले 2 आपके यहाँ जाए तो क्या बनेगा, H2SO4। तो यहाँ से हटके H2SO4 बन जाएगा, और एक यहाँ। तो आपका समझ में आया, तो आपके समझ में आ गया क्या बनेगा, H2 और S बीच में रहेगा तो आपका कंपाउंड बनेगा H2SO4। कैसा रहा, आपको समझ में आएगा कि नहीं आया। तो मैंने बताया ये तरीका बहुत अच्छा, अगर आप लिखना चाहो तो। अब इसको बैलेंस करना चाहो तो आप बैलेंस कर लीजिए। इसको बैलेंस कैसे करेंगे, बैलेंस करने के लिए आपको नए आगे हम तरीका बता देंगे, अभी यहाँ नहीं बता रहे, आगे तरीका बता देंगे, आगे बैलेंस करना ही सिखा देंगे। हम कैसे करते हैं, हम इसकी सल्फ़र की बैलेंसी 6 है तो 6 है, इसकी बैलेंसी 6 मान ली, तो 6 के अपोजिट में गुणा करते हैं। 6 का गुणा इसमें करेंगे, इसमें नहीं करेंगे, इसमें तो 6 है ही, और इसमें 1 है तो इसका गुणा इसमें करेंगे, इसका गुणा इसमें, ऐसे क्रॉस। तो 6 का गुणा यहाँ करेंगे, तो 6 का गुणा आप H में कर दिया, तो H के आगे कितने आगे 6, तब जो H के आगे 6 आगे तो आपको 6 बनाने के लिए 3 का गुणा करें, 3 दूनी 6। अच्छा, अब N कितने हो गए, N भी 6 हो गए, तो N के आगे 6 तो आप N के आगे 6 कर देंगे, हो गया ऐसे। अब O कितने हो गए, 6 तिया 18, 18 O हो गए। यहाँ देखिए O 4 हैं, यहाँ देखिए 6 दूनी 12 O हैं, यहाँ देखिए 3 O हैं। अब ऐड करिए, 12 3 15, 15 और 4 19 हो गया है ना, एक गड़बड़ हो गया, 6 तिया 18। अच्छा, यहाँ आपका 4 है और 6 दूनी 12 है, यहाँ आपका 3 वो है, तो 5 और 5 4 9 19 हो रहे हैं ना, है ना बेटा, आपका बन रहा है क्या 5 4 9। अगर ऐसा है तो आप ऐसे कर लीजिए। हाँ, एक चीज़ मैंने मिस्टेक कर दी, क्या, यहाँ H 2 थे, देखो H 6 है, मिस्टेक किया बेटा, H 6 हैं और 2 H पहले ही से थे, तो हमें यहाँ क्या करना था, 2 का गुणा करना था, मैंने ध्यान नहीं दिया, ध्यान रखना बेटा। 2 दूनी 4 और 2 H 6, अब सही है। अब आपका यहाँ 2 ही तो बचे, तो 2 हो गया, 18 हो गया। देखिए बैलेंस हो गया। कैसा रहा, रिएक्शन को बैलेंस करना भी हम आपको सिखा देंगे, परेशान ना हो, तो आप ऐसे रिएक्शन कर पाएंगे। डायरेक्ट रिएक्शन हो गई, देखिए बन गया सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या बन गया, सल्फ्यूरिक अम्ल, ये बन गया आपका सल्फ्यूरिक अम्ल। ये बन गया नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। मेरा राइटिंग ज़्यादा अच्छा नहीं है, आप देख लेना क्या क्या लिखा है, ठीक है। इसका मतलब, और अगर मैं इसी की क्रिया S8 से कराएं, S8 से कराएं, तो आप क्या करेंगे, S के नीचे 8 कर देंगे। तो ये नियम होता है, अगर बैलेंस रिएक्शन हो, संतुलित समीकरण हो, उसमें अगर अपनी तरफ से एक्स्ट्रा करना हो तो आपको अपनी तरफ से 8 यहाँ करोगे, तो अपनी तरफ से आपको यहाँ करना पड़ेगा, आपको यहाँ करना पड़ेगा, यहाँ करना पड़ेगा, सब जगह 8 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि वो पहले से ही बैलेंस है। तो 8 का गुणा करेंगे तो आपका S8 आ जाएगा, और 8 का यहाँ गुणेंगे 8 6 48 हो जाएगा, HNO3 हो जाएगा। ऐसे ही इसमें गुणा करेंगे 8 H2SO4 हो जाएगा, ऐसे इसमें गुणा 8 6 48 NO2 हो जाएगा, ऐसे इसमें करेंगे 8 दूनी 16 H2O हो जाएगा। बताइए आपको कैसा लगा, बताइए आपको रिएक्शन कैसी लगी। ओके, तो ऐसे भी रिएक्शन को कर पाएंगे। ओके, तो ये डायरेक्ट रिएक्शन अच्छी हैं, आप डायरेक्ट रिएक्शन को करना सीख लीजिए। तो आप उत्तर में क्या लिखेंगे, आपको थ्योरी कैसे लिखेंगे कि जब सल्फ़र को, अर्थात गंधक भी बोलते हैं इसको, गंधक, जब सल्फ़र को या सल्फ़र अणु को, इस समय सल्फ़र अणु हो गया, ये सल्फ़र नहीं रहा, सल्फ़र अणु हो गया। अगर मैंने, हाँ इस समय सल्फ़र है, ये सल्फ़र परमाणु है और ये सल्फ़र अणु है। सल्फ़र अणु से भी क्रिया आ सकती है परीक्षा में, सल्फ़र परमाणु से भी आ सकती है। तो जब सल्फ़र को सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ गर्म करते हैं या विकृत करते हैं तो सल्फ्यूरिक अम्ल प्राप्त होता है। बस इतना ही लिखना, इनके बारे में लिखने की ज़रूरत नहीं, ये तो ऑलरेडी पहले से ही बनते हैं, तो ऐसे रिएक्शन को कर पाएंगे। ओके, अच्छा, पूरी ये डायरेक्ट आपको समझ में आ गई होगी,
ठीक है, अब तो सही है, डायरेक्ट अच्छा है। और डायरेक्ट नहीं समझ में आया तो जोड़ के कर लीजिए। जोड़ के कैसे करेंगे, जोड़ने का तरीका वही है, सबसे पहले आपको पूरा पहली वाली रिएक्शन लिखनी पड़ेगी। दूसरा तरीका एक और, दूसरा तरीका वही देखो, HNO3 2NO2 और प्लस H2O और प्लस O, ऐसे करेंगे। फिर आपको इसकी क्रिया किससे करानी, मुझे करानी है सल्फर से, तो आप S लिखेंगे। S की क्रिया किससे होगी, स्वागत कौन करेगा, ये स्वागत करने नहीं जाएगा, ये स्वागत करना नहीं है, ये स्वागत करेगा, तो इसको क्रिया करा दो। अब बताए इसकी सबसे पहले किस में बदलेगा, SO बदलेगा, फिर किस में बदलेगा, SO2 बदलेगा, फिर किस में बदलेगा, SO3 बदलेगा। तो SO3 इसकी लास्ट स्टेज है। उसके बाद किस में बदलेगा, SO4 माइनस में, तो उसके बाद आएगा। अब SO4 कब माइनस आएगा, जब इसमें जल मिला दिया, H2O मिलाया, सही है बेटा, तो H2O इसमें मिला, तो SO3 आएगी लास्ट स्टेज, SO3, तो SO3 बना लो भाई। तो इसका मतलब SO के साथ मिलके क्या बनेगा, SO3, तो 3 का मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि वो 3 है, यहाँ 3 का मल्टीप्लाई हो गया। अब ये जल में घोल दो, SO3, इसको जल में घोल देंगे, ये स्थाई है, उसको जल में घोलने से कोई फ़ायदा नहीं है, वो घोलना चाहो तो घोल सकते हो, नहीं तो कोई जरूरत नहीं। इसको घोल देंगे तो क्या बनेगा, ये O इसके साथ जुड़ेगा SO4 H2 के साथ जुड़ेगा H2SO4, ऐसी रिएक्शन हो जाएगी। हो गया रिएक्शन। अब ऐड कर लो, ऐड करेंगे, यहाँ 3 O है, यहाँ आपका 1 O है, मल्टीप्लाई इसमें 3 का गुणा करेंगे, 3 का गुणा करेंगे 3 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 3 दूनी 6 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है बस। और 3 O से 3 O कैंसिल, ये 6 हो गई। अब आप लिख लो इसको, ये आपका, और ये से ये आपका कैंसिल हो गया, कैंसिल आउट, ये बचा 6, तो 6HNO3। 6 क्यों हो गया बेटा, 2 की जगह 3 का मल्टीप्लाई कर दिया, 3 दूनी 6 प्लस S जैसे का तैसा। अब ये क्यों नहीं लिखा, ये हम पहले से ही उसको बाहर उधर पीछे भेज दे रहे हैं, इसको हम पहले से ही H2O है, इस H2O को हम पहले से उधर भेज दे रहे हैं, तो ये क्या आ जाएगा, H2O आपका माइनस में आ जाएगा H2O, और इधर आपका 3 H2O है पहले से, 3 का मल्टीप्लाई, 3 H2O में से एक H2O हटा देंगे तो यहाँ बचेगा 2 H2O, सही है, तो आप 2 H2O लिखो, और 3 दूनी 6 NO2 जैसे एक तैसा, तो ये 2 H2O रह गए प्लस, और आपका H2SO4 बना। देखिए वही वाला आंसर आ गया, अभी बनाया था वही आंसर आ। तो आप ऐसे चाहो तो आप ऐसे भी रिएक्शन को कर पाएंगे। ओके, ये भी तरीका है जो अभी मैंने बताया था, वो भी तरीका, जो अच्छा लगे, इसको चाहो इसको, और वो चाहो तो आप उसको कर सकते हो। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में जाएंगे P4 की रिएक्शन कैसे होती है, I2 की रिएक्शन कैसे होती है। ओके, तब अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक भी करें और शेयर भी किया करें।